Hello everyone, this is Ravi Jha. I am a practicing advocate in Allahabad High Court as well as the founder of विधि शास्त्रम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, विधि शास्त्रम एक ऑब्जेक्ट के तहत हर सप्ताह एक विशेषज्ञ को लेकर आता है और आपके साथ एक साप्ताहिक विषय के ऊपर चर्चा की जाती है। अब सवाल ये है कि अगर आपको याद होगा तो इन द लास्ट वीक हमने एक डिस्कशन किया था ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ FIR, जहाँ पर हमने कॉल किया था असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ NLU रांची डॉक्टर अविनाश आचार्य को। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिप्रा त्रिपाठी, जिन्होंने अपना LLM और अपनी PhD बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से कंप्लीट की है और इसके साथ ही साथ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस भी करती हैं। तो शिप्रा मैम, सबसे पहले मैं रवि झा पूरे विधि शास्त्रम परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करूंगा और इस उम्मीद के साथ कि आज आपके साथ जो कुछ भी डिस्कशन मेरा आपका होगा उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सभी लोगों को मिलेगा। तो शिप्रा मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चा का, वो टॉपिक है मैम बेसिकली मेंटेनेंस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमारे पास CRPC 1973 का था, वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट था जो बात करता था आमतौर पे मेंटेनेंस की। अगर हम नए वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 को देखें तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस शब्द आपको देखने को मिलता है। हालांकि इस विषय में आप एक्सपर्ट हैं तो जाहिर सी बात है आपकी राय सबसे ज़्यादा ली जाएगी, लेकिन जितना मैंने मेंटेनेंस को समझा है या जाना है तो आमतौर पे जो एक लेमैन लैंग्वेज की लैंग्वेज में अगर ये बात मैं आपसे कहूँ तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो ये दावा करता है कि मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, और एक व्यक्ति वो होता है जिसके लिए ये भी प्रूफ दिए जाते हैं कि दैट व्यक्ति इज हैविंग अ सफिशिएंट मीन्स, दैट व्यक्ति इज हैविंग अ सफिशिएंट सोर्स, डिस्पाइट ऑफ दैट व्यक्ति इज नॉट एबल टू मेंटेन यू। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है संसाधन है, बावजूद उसके वो व्यक्ति आपको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो मैम, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मेंटेनेंस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी प्लीज़। थैंक यू रवि जी। पहले तो और ये एक आजकल बर्निंग इशू है, देखा जाए अतुल सुभाष के बाद से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय हो चुका है। और रही बात CRPC से BNS तक के चेंज की, या मेंटेनेंस में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है और कितने तरीके के लॉ इसके लिए हैं, और इंडिया में पहले से क्या कल्चर चलता आ रहा है, इसके बारे में भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इंडिया की जो सोसाइटी है या हमारा जो समाज है वो दायित्व और कर्तव्यों के ऊपर बात करता है, दायित्व प्रधान है, कर्तव्य प्रधान है। तो पहले प्राचीन काल से ही व्यक्ति के ऊपर ये दायित्व है कि वो अपने परिवार की एक तरीके से पालन पोषण करे। और अगर बात करें मेंटेनेंस की, तो व्यक्ति के आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसकी ज़रूरत को पूरा करना, ये एक मेंटेनेंस का पर्पज है। और ज़रूरत ऐसा नहीं कि एक लग्जीरियस लाइफ की बात की जा रही है, रोटी कपड़ा और मकान की बात की जा रही है ज़रूरत में। और इसके लिए अगर आप देखेंगे, US कोर्ट का भी एक डिसीजन है, इंडियन कोर्ट का भी है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है ये 21 में भी सुरक्षित है। फ्रांसिस कॉर्ली का केस है, US कोर्ट में मन वर्सेस इल्नास का केस है कि व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का मतलब है कि एक उसको कुछ तो आप आर्थिक सहायता प्रदान करें कि वो खाने जीने के लिए रह सके। जी, तो शिप्रा मैम, एक तरफ तो हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ जहां नारियां आजकल चंद्रमा तक पहुंच चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर मेंटेनेंस को लेकर डेली सैकड़ों मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं। तो जितना मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, तो आमतौर पे जब कभी भी शादी की बात चलती है तो ये मैंने खुद पर्सनली भी फील किया और महसूस किया है कि उस वक्त जो लड़का है वो भी अपने आप को बहुत हाई क्लास प्रेजेंट करता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, MNC में जॉब करता हूँ, और दूसरी तरफ जो लड़की है वो भी अपने आप को यही प्रिटेंड करती है कि मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, आई एम द अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली। बट जैसे ही मेंटेनेंस का केस आता है तो ये मैम, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि जो लड़का अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट प्राप्त कर रहा था या वो जॉब कर रहा था, अचानक से वो एफिडेविट देता है कि सर मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं तो लेबर क्लास हूँ। और जो लड़की कल तक ये दावा कर रही थी कि मैं MCA हूँ, डबल ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अचानक से उसका भी एक एफिडेविट आ जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सिलाई बुनाई बेसिक चीज़ें भी मुझे नहीं आती। और अगर मैम हम CRPC और BNSS को देखते हैं तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस की बात की गई है, चाहे वो वाइफ्स को कंटेक्स्ट में लेकर की गई हो, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर की गई हो, चाहे वो बच्चों को लेकर की गई हो, इट डजंट मैटर वेदर लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, माइनर और मेजर। लेकिन मैम वहाँ पर एक शब्द दिया गया है, दैट इज कॉल्ड आपका अनेबल। तो अनेबल का मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आमतौर पे एक ऐसा ही व्यक्ति तो मेंटेनेंस क्लेम करेगा ना जो कि अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। असमर्थ है। अगर वो व्यक्ति अपने आप को मेंटेनेंस
कर पा रहा है या वो अपने आप में सामर्थ्यवान है, सो वाई देयर इज अ रीजन कि अगेन एंड अगेन दैट काइंड ऑफ पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो वहाँ पे कई बार ये कोर्ट के लिए मैम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है कि आखिर वो कैसे फाइंड आउट करे कि क्या वाकई में वो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है क्या। तो आपका क्या व्यू रहेगा मैम इस पे? मेंटेनेंस का जो भी क्राइटेरिया है वो जी। कोर्ट उसका अर्निंग एक पूरा मंगाती है कि आप कितना एफिडेविट मंगाती है कि आपका अर्निंग सोर्स कितना है। अगर एक केस है कानपुर का, उसमें लेडी अभी वर्किंग है अच्छे कॉलेज में, लेकिन वो लगा रही हैं आई एम अनेबल टू मेंटेन आवर सेल्फ एंड माई चाइल्ड आल्सो। तो उससे हम लोग आरटीआई के थ्रू मांग रहे हैं कि कितना आप अर्निंग कर रहे हैं, उस जगह पे एक कॉलेज के प्रोफेसर को कितनी फीस दी जा रही है, बिल्कुल, कितना उनका इनकम है। तो इस तरीके से हम लोग को प्रूफ करना पड़ रहा है। आपकी बात एकदम सही है, लेडी जब मेंटेनेंस की बात आ रही है तो 2 करोड़ 3 करोड़ का सेटलमेंट ले रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही हैं कि मेरी अर्निंग है। तो ये तो एक ड्रॉबैक चल रहा है इस तरीके का, कहा जाए तो। ओके। और मैम ऐसा लगभग सभी केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज अपने अपने फैक्ट और अपने अपने सत्य को छुपा कर ही चलते हैं। वो भी तब जब सवाल आता है मेंटेनेंस का, जब सवाल आता है डाउरी का, जब सवाल आता है शादी का, तो दोनों पार्टीज खुल के मैदान में आते हैं। लेकिन जैसे ही मेंटेनेंस जैसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही दोनों अपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को काफ़ी हद तक छुपा के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस किसको चाहिए और वो किससे क्लेम करेगा, तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेंटेनेंस कौन देगा, जी। इसको आप 144 आजकल जो बीएनएसएस है उसमें अगर देखेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए देने के लिए। पहली थिंग, किसको दिया जाएगा? वाइफ्स। अच्छा, अगर आप उसका हेड नोट देखेंगे तो वहां वाइफ्स लिखा है, जी। वाइफ नहीं लिखा है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक व्यक्ति शादी किया, उसका डाइवोर्स हो गया, वो एक लेडी को मेंटेनेंस दे रहा है, फिर वो शादी कर रहा है, उसका डाइवोर्स हो जा रहा है, वो दूसरी लेडी को भी मेंटेनेंस दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक लेडी को दे रहा है तो फिर वो दूसरे को मेंटेनेंस नहीं देगा, इसीलिए वहां वाइफ्स वर्ड का यूज हुआ है हेड नोट में। फिर आते हैं चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर 2 कैटेगरी डिफाइन की गई है, एक लेजिटिमेट इलेजिटिमेट और चाइल्ड। सेकंड है लेजिटिमेट लेजिटिमेट चाइल्ड, जो कैपेबल नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या मेंटली अनसाउंड हैं, उनके लिए बात की गई है। उनके लिए माइनॉरिटी का वो नहीं है, मेजर हो माइनर हो, वो वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, दोनों आएंगे। लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है? सीआरपीसी और बीएनएसएस में। सीआरपीसी में माइनर चाइल्ड यूज किया गया था, माइनर चाइल्ड को मेंटेनेंस दिया जाएगा। बीएनएसएस में माइनर चाइल्ड को हटा करके ओनली चाइल्ड वर्ड यूज किया है। अब ये डिस्कशन का विषय हो चुका है कि माइनर हटाने का मतलब क्या, कि सारे इसमें बच्चों को ऐड किया जाएगा? इट मीन्स मेजॉरिटी की, ये जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी पा जा रहे हैं तो भी वो आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 3 में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। चाइल्ड मीन्स जो 18 साल के तक के बच्चे हैं उनको। और ये इसको मतलब और पुख्ता कैसे करता है, बीएनएसएस के सेक्शन 2 क्लॉज 2 को देखेंगे कि जहां पे भी डेफिनेशन नहीं दी गई है किसी भी चीज की, वो बीएनएस जो आईपीसी था और आईटी एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज से गवर्न होगी। इट मींस चाइल्ड की डेफिनेशन आज बीएनएसएस में 18 साल के बच्चे की ही बात की जा रही है। तो पहला हो गया, वाइफ को मेंटेनेंस की बात की जा रही है, वाइफ को मेंटेन करेगा व्यक्ति। दूसरा, चाइल्ड को करेगा। चाइल्ड में दोनों आ गए, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट आ गए, माइनर और मेजर, मेजर अगर वो कैपेबल नहीं है। थर्ड है पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी मेंटेन करने की बात की गई है। तो यहाँ पर मैम अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो अगर हम हिंदू लॉ में देखते हैं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट या गार्जियनशिप एक्ट को देखते हैं, तो पेरेंट्स में भी मैम बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। क्या इसके अंदर स्टेप फादर स्टेप मदर को इंक्लूड किया गया है? क्या हाँ। इसके अंदर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है? और क्या मैम वहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि वो पेरेंट्स वाकई में अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल हैं? क्योंकि मैम सपोज करिए कि अगर आज की डेट में मुकेश अंबानी कोर्ट में जाते हैं और वो फाइल करते कि नहीं, मुझे आकाश अनंत और ईशा अंबानी से मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो क्या कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को अलाउड करेगी या नहीं करेगी? देखिए रवि जी, एक एक करके मैं इसका आंसर दे रही हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है कि पेरेंट्स की डेफिनेशन में कौन आते कौन हैं? आता है? ठीक है, पेरेंट्स की डेफिनेशन में आपके बायोलॉजिकल फादर आएंगे, स्टेप फादर एंड मदर आएंगे, एडॉप्टिव फादर एंड मदर आएंगे। इट मीन्स सारे कैपेबल होंगे आपसे मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए। सेकेंड थिंग, अब इसके लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बना है 2007 का। वहां पे क्या है, एक डिफर है
सेक्शन 44 और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में एक डिफरेंस ये है कि इसमें केवल चाइल्ड लाइबर है, मतलब कि डॉटर एंड सन, जी। वहां पे ग्रैंड पेरेंट्स को भी मेंटेन करने का लाइबिलिटी डाला गया है। और अगर आप वो उसको मेंटेन नहीं करते हैं, 3 मंथ्स की पनिशमेंट एंड 10,000 रुपए पर मंथ उन्हें देना होगा। तो एक तरीके से बाउंड किया गया है कि आप इनको मेंटेन करें। तो शिप्रा मैम, आपको नहीं लगता है कि जब लेजिस्लेचर इस सब्जेक्ट के ऊपर कानून को बना रहा था, तो जहाँ एक तरफ वो वाइफ्स को शामिल कर रहा है, बच्चों को शामिल कर रहा है, पेरेंट्स को शामिल कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं गार्जियन को भी शामिल करना चाहिए? क्योंकि मैम बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उनको कोई स्वीकार नहीं रहा है, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके लिए गार्जियन का रोल अदा कर रहा है। तो मैम उस हिसाब से पता चला कि एक गार्जियन एक बच्चे की टेक केयर तो कर रहा है, लेकिन वही गार्जियन जब उम्र के उस पड़ाव पर जाता है तो शायद उसके लिए इस एक्ट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या उसको इस एक्ट के अंदर कोई रिलीफ मिलेगा या उसको अदर एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा? इस एक्ट के अंदर उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। गार्जियंस के लिए ये एक्ट नहीं है। गार्जियंस के लिए एक्ट नहीं है। एक्ट नहीं है। उनके गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट में उनको अगर रिलीफ मिलती होगी, मुझे वहाँ आइडिया नहीं है, जी। तो उससे वो मिलेगा। ओके। तो शिप्रा मैम ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति को आमतौर पे मेंटेनेंस की दरकार है, दैट पर्सन रियली नीड्स द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस, तो ऐसे व्यक्तियों की जो एप्लीकेशन होती है जनरली ये किस कोर्ट में फाइल होती है और उस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होता है मैम? देखिए, अगर मेंटेनेंस फाइल करनी है तो इसको सुनने का अधिकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है। ओके। और ये कहाँ फाइल होगी? तो जहाँ वो रह रहा है, जहाँ उसकी वाइफ रह रही थी लास्ट टाइम, जहाँ दोनों रह रहे थे, जहाँ उनके पेरेंट्स रह रहे थे, उसी कोर्ट में उसका जुरिडिक्शन बनता है फाइल होने का। ये तो शिप्रा मैम ये बताइए कि क्या इसके लिए लेजिस्लेचर ने कोई टाइम प्रेस्क्राइब्ड फिक्स भी किया है कि नहीं, विद इन दैट काइंड ऑफ पीरियड द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट? क्योंकि मैम अक्सर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस को देखा है जहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस, हालांकि उसके लिए प्रावधान दिया गया है विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस ऑफ द सर्विस ऑफ द सर्विस ऑफ रिस्पोंडेंट। द, हाँ। जी। बट मैम रियलिटी में अगर आप देखेंगी तो यू वोंट बी बिलीव दैट कि इंटरिम मेंटेनेंस को मिलने में कई बार 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं। और अगर हम फुल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात करें तो 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द से जल्द समय में डिस्पोज ऑफ की जा सके, डिसाइड करवाई जा सके? देखिए, पहला चीज तो ये है कि मेंटेनेंस में हम लोग 3 चीज की मांग करते हैं। जी। पहला भरण पोषण हो गया, जिसको मेंटेनेंस कहते हैं। दूसरा अंतरिम भरण पोषण होता है, जिसको कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। जी। थर्ड होता है कि जो मेरे केस का पूरा खर्चा लगा है, जिसको व्यय कहते हैं, कार्रवाई का व्यय। वो 3 चीज की हम डिमांड करते हैं। अब बात ये आ रही है कि मेंटेनेंस का केस चलने में बहुत टाइम लग जाता है। टाइम पीरियड, तो जितना टाइम पीरियड लग रहा है, जितने खर्चे लग रहे हैं, सब एक तरीके से कंपनसेट करके, कंपनसेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, सब एक अमाउंट उनको दिया जाता है इसमें। और इंटरिम मेंटेनेंस का जो आप टाइम बता रहे हैं खुद, 60 दिन, जी। 60 दिन के अंदर नोटिस के टाइम से, उनको समन के टाइम से उसको 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है, उसको देना होता है ये मेंटेनेंस। अगर मान लीजिए वो नहीं दे रहा है तो कोर्ट एक वारंट इशू करती है। ठीक है। वारंट इशू करने में भी मान लीजिए वो नहीं दे रहा है, अपने आप को अभी बचा रहा है, नहीं दे रहा है, तो 1 मंथ का उसको पनिशमेंट का प्रावधान है इसमें। 1 मंथ का पनिशमेंट दे दिया। अगर मान लीजिए वो पनिशमेंट दे दिया गया है, तो जिस डेट पे वो पेमेंट दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, उसी डेट से उसका पनिशमेंट हट जाएगा। तो शिप्रा मैम अगर हम मेंटेनेंस की बात को ही लेकर आगे बढ़ें तो कई बार हमने ये भी देखा है कि अमाउंट को मिलने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं संक्षिप्त रूप में, तो क्या आप एग्जैक्ट बता सकती हैं कि सपोज करिए अगर आज 6 फरवरी है या 7 फरवरी है, अगर आज कोई व्यक्ति मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में फाइल करता है या दाखिल करता है, तो लमसम उसको कितना इंतज़ार करना चाहिए कि हाँ मतलब वो ये मान के चले कि इतने समय के अंदर मुझे कोर्ट से एक प्रॉपर ऑर्डर मिल जाएगा और कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को बाध्य भी किया जा सकता है, कंपेल्ड भी किया जा सकता है, ताकि वो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अकाउंट में ट्रांसफर करे? कुछ ऐसा टाइम आप बता सकती है कि लगभग कितना? क्योंकि देखिए मैम जो लॉ है, लॉ तो बिल्कुल अलग है। लॉ में तो कहा गया है कि नहीं। अगर मैं मेल के तरफ से फेवर में हूँ, जी। तो मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा केस खींचे, कि जी। उसको मेंटेनेंस कम देना पड़े। जी। एक केस मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं उसको खींच रही हूँ कि उसको मेंटेनेंस देना तो पड़ेगा ही, लेकिन जी। उसको डिले करके किया जी। जाए। ये एक लॉयर्स का भी, हम लोग लॉयर हैं तो हम लोग एक अपना क्लाइंट को देखते हैं कि किस तरफ ले जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि विटनेस नहीं आ रहे हैं कई बार। जी। कई बार होता है कि जजेस ही नहीं बैठ रहे हैं अपना। हाँ आप जुडिशरी सिस्टम तो सब लोग जान ही रहे हैं कहाँ पे ड्रॉबैक आ रहा है। मैम, अगर टाइम अगर मैं टाइम डिस्ट्रिक्ट तो कोर्ट की,
जी हाँ, जी। बताइए बताइए पहले आप। मैम जैसा कि आपने बताया कि कई बार जजेस नहीं बैठ पा रहे हैं, तो मैम इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम हाई कोर्ट की बात को हटा दें तो मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर इनकी एक साल में 200 दिन की सिटिंग होती है तो सिर्फ 100 दिन ही इनका फंक्शन होता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक नोटिस बोर्ड पे काफ़ी समय आपको देखने को मिलेगा कि आज फलाने वजह से आज आज अधिवक्तागण अवकाश है। न्यायिक काल से विरत रहेंगे। ऐसा हम्म। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही है, इसका कोई एक लिमिट टाइम कोई नहीं बता सकता है कितना हो सकता है। अदरवाइज साल भर के अंदर जो इसमें प्रोसीजर से चला जाए तो साल भर के अंदर डाइवोर्स का पूरा क्लियर हो जाता है, मेंटेनेंस मिल जाता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, लेकिन ये हम लॉयर्स के ऊपर है और जजेस के ऊपर है वो कितना इसको खींच रहे हैं जी। आजकल। और मैम जब सवाल मेंटेनेंस का आया है, तो जितना मैंने देखा या जाना है कि आमतौर पे मेंटेनेंस की डिमांड यूजुअली 90% केसेस में अगर आप देखेंगे तो जनरली वाइफ क्लेम द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस। और उस दौरान वाइफ जो है वो कहीं ना कहीं अपने मैके आ जाती है या किसी ऐसी जगह पे चली जाती है जो इन लॉज का घर तकरीबन ना के बराबर होता है। तो आमतौर पे जो पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, तो हम जनरली देखते हैं कि यूजुअली जो हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव रूप में वो एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन भी फाइल कर देता है, सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। एंड द बेसिक और द ऑब्जेक्ट ऑफ बिहाइंड दैट कि आखिर उसको क्यों मेंटेनेंस ना देना पड़े। क्योंकि आपने खुद कहा कि मैम आप खुद एक हस्बैंड के केस को फाइट कर रही हैं, तो जब कभी भी मैंने देखा मेंटेनेंस का केस वाइफ से फाइल किया जाता है तो हस्बैंड सबसे पहले तुरंत एक आरसीआर का केस फाइल कर देता है। तो इस आरसीआर के केस के फाइल करने से क्या कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आता भी है या नहीं आता है? आरसीआर का केस फाइल करने से हस्बैंड को एक प्रॉफिट हो जाता है कि वो परस्पर सहमति से जो अलग रह रहे हैं, वो चाहता है कि आरसीआर का क्या मतलब हुआ कि वो आए और मेरे साथ रहे। हम्म। ठीक है, तो वो उस ग्राउंड को कट करने के लिए किया जाता है कि मैं तो भाई चाह ही रहा हूं कि ये आए और मेरे साथ रहें। बिना आरसीआर के केस के डाइवोर्स का केस भी फाइल नहीं होता है, कोर्ट भी कहती है कि आप आरसीआर लगाओ पहले। तो आरसीआर लगाने का मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने तरफ से एक एफर्ट कर रहे हैं कर रहे कि हैं। ये इस सामाजिक संस्था को बचाया जा सके। जी। और इसके पीछे मैम एक दूसरा ऑब्जेक्ट उसका होता है कि अगर हमने आरसीआर इसलिए फाइल किया है ताकि वो वापस आ जाए, और अगर वो वापस आ जाएगी तो फिर मुझे उसको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो ऑब्वियस है कि आप मेंटेन। अच्छा, मेंटेनेंस कब दिया जाएगा? मेंटेनेंस दिया ही कब जाएगा वाइफ के प्रोस्पेक्टिव से बात किया जाए, जी। जब वो लीगली वेडेड वाइफ हो ठीक है। और हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे रहा हो या वाइफ हस्बैंड को डाइवोर्स दे रही हो। डाइवोर्स दे रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक केस आया हम लोग का कि जैसे परस्पर सहमति से अगर वो साथ नहीं रह रही है तो मेंटेनेंस का ग्राउंड खत्म हो जाता है। आप बिल्कुल। देखे होंगे मेंटेन। अच्छा, यहाँ पे एक और डिस्कस किया जाए। मेंटेनेंस का ग्राउंड मेंटेनेंस तीन जगहों पे नहीं दिया जाएगा। अगर वो एडल्ट्री में रह रही हो, परस्पर सहमति से अलग रह रही हो, ठीक है, जी। म्यूचुअल कंसेंट से, स्वेच्छा से वो घर त्याग कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे केस आया कि वो स्वेच्छा से घर त्याग कर दी है, परस्पर सहमति से अलग रह रही है, तो उस बिहाफ पे डाइवोर्स का केस फाइल हुआ। लेकिन जैसे ही आप उसमें 144 में पढ़ेंगे वाइफ की डेफिनेशन में क्या है, वाइफ की डेफिनेशन या तो हस्बैंड के मतलब लीगली वेडेड होनी चाहिए और उसको हस्बैंड डाइवोर्स दिया हो, तुरंत ही वो वाइफ के डेफिनेशन में आ गई। अब वो लेडी जा करके 144 का प्रॉफिट ले सकती है, मेंटेनेंस का प्रॉफिट ले सकती है। यहाँ पे आप मेरी बात समझें कि परस्पर सहमति से अलग रह रही हो, जी। वो ग्राउंड है कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप डाइवोर्स फाइल कर लेंगे, डाइवोर्स आपका हो जाएगा, आप वाइफ की कैटेगरी में आ जाएंगे, आप जा करके मेंटेनेंस फाइल कर सकते फाइल हैं। कर सकते हैं। ये एक कानून का ड्रॉबैक है यहाँ पे। अच्छा। तो मैम अगर हम मेंटेनेंस को लेकर चलते हैं तो क्या मेंटेनेंस को भी क्लासिफाइड किया गया है क्या? क्या इसका भी कोई क्लासिफिकेशन देखने को हमें मिलता है बीएनएसएस के अंदर? वर्गीकरण, जैसे इंटरिम मेंटेनेंस होता है, एक हम्म। फाइनल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस होता है। और कई बार मैम ऐसा भी होता है कि जब पार्टीज के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स होता है या तलाक जैसी स्थिति आती है, तो वहाँ पर भी एक लमसम अमाउंट को डिसाइड किया जाता है और उसको भी कहीं ना कहीं एक मेंटेनेंस का रूप ही दिया जाता है कि चलिए ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट से जब भी डाइवोर्स होगा वो जी। आपको वन टाइम ही दे दिया जाएगा। अच्छा। एग्री होंगे कि हम इस अमाउंट पे एग्री हो रहे हैं, वो चाहे 2 लाख हो चाहे 2 करोड़ हो, जी। एक ही बार वो अमाउंट फिक्स हो जाएगी और आपको मंथली नहीं देना होगा। मंथली नहीं देना होगा। वहां मंथली नहीं होता है। म्यूचुअल कंसेंट में अगर वो कंसेंट कर ले रही है कि मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए, जी। तो कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। तो मैम क्या जब आपका फाइनल अमाउंट डिसाइड होता है इन रिगार्ड्स टू दी म्यूचुअल डाइवोर्स, तो क्या उस समय इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है क्या, कि जब हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था तो इतना इंटरिम मैं दे चुका हूँ या इतना मेरा मेंटेनेंस अभी भी जा रहा है, तो क्या उन चीज़ों का एडजस्टमेंट भी होता है क्या? क्या कोर्ट इनको कंसीडर करती है?
सारे चीज़ों का कंसीडर करती है कोर्ट कि आपने अब तक कितना अमाउंट दिया है, आप अभी कितना अमाउंट बाकी है, क्योंकि जब ड्राफ्ट किया जाता है तभी हम लोग एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। कोर्ट के ऊपर उस पे डिस्कशन होता है कि आप कितना अमाउंट लेंगे, और फिर कोर्ट देखती है कि अब तक कितना अमाउंट दिया जा चुका है। उस अमाउंट को कैलकुलेट करके लास्ट में वो अमाउंट दिया जाता है। ओके। तो मैम ये बताइए कि जब कभी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी मेंटेनेंस के अमाउंट को डिसाइड किया जाता है, तो इन फ्यूचर क्या उसके अंदर कोई बदलाव भी होता है अल्ट्रेशन टाइप में? हाँ, बदलाव होता है। जैसे ही व्यक्ति की परिस्थिति में बदलाव होगा, मान लीजिए आज वो जनरल मैनेजर है, कल वो कंपनी का पूरा कंपनी ही उसकी हो गई, जी। ओनर ऑफ द कंपनी है। तो जैसे ही व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होगा, वैसे ही मेंटेनेंस की स्थिति में परिवर्तन होगा, मेंटेनेंस के अमाउंट में परिवर्तन होगा। तो मैम मेरा यहाँ पे कहना ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक व्यक्ति की पोजीशन में बदलाव हो रहा है। सपोज करिए एक व्यक्ति है, वो अभी अपनी वाइफ को महीने का 15,000 या 20,000 रुपये दे रहा है, और ये डिसीजन कोर्ट ने ही दिया है। अब सवाल है कि आने वाले वक्त में अगर व्यक्ति की मासिक वेतन में बढ़ोतरी हो जाती है या उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है, तो क्या वो बढ़ा हुआ अमाउंट कोर्ट के आदेश से देगा, और अगर देगा तो क्यों? ना तो कोई महंगाई बढ़ी है, ना कोई इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर उसका प्रमोशन हुआ है तो वो उसका खुद का टैलेंट है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैम अभी कुछ समय पहले की बात है, ऐसे मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पे आई थिंक साउथ की किसी कोर्ट में आर्गुमेंट चल रहा था। वहाँ पे एक वाइफ की तरफ से काउंसिल बहस करा कि मेरी क्लाइंट को महीने का 6,06,612 रुपये चाहिए। अब क्यों चाहिए? उसका मेकअप होता है, उसकी कॉस्मेटिक्स होती है, उसका डाइट होता है। तो वहाँ पर कोर्ट ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर वो वाकई में इतना चाहती हैं तो लठरन उनको कमाने दिया जाए। तो आपको नहीं लगता है कि इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पुरुष समाज के ऊपर भी जाता है? देखिए, इसीलिए आजकल लोग म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले रहे हैं, जी। क्योंकि उसमें एक अमाउंट एट द टाइम फिक्स हो जाता है। फिर आपके पोजीशन में चेंज हो या कुछ भी हो, वो दोनों पार्टी को उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मेंटेनेंस जो दिया जाता है वो हस्बैंड की स्थिति को देख करके दिया जाता है। जी। वाइफ हस्बैंड के साथ जैसे रहती, जिस स्थिति में रहती, उसी स्थिति के अनुसार मेंटेनेंस दिया जाता है। तो जैसे ही हस्बैंड की स्थिति में परिवर्तन हुआ, अब वो परिवर्तन, वो मान लीजिए उसकी वाइफ उसके साथ रह रही हो, ऐसा ही परिवर्तन उसके साथ भी किया जाता है। अगर उसका कंडीशन चेंज हुआ तो वाइफ का भी कंडीशन चेंज होता है। हाँ, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। बिल्कुल मैं खुद बिल्कुल। कह रही हूँ कि ये मेंटेनेंस का नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसीलिए आजकल पढ़े लिखे सोसाइटी वाले लोग म्यूचुअल कंसेंट से करके और एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं एक ही बार में। तो शिप्रा मैम, क्या जो लिव इन रिलेशनशिप है, जैसे आपने देखा होगा कि जो अभी आपका जो उत्तराखंड है, इसने यूसीसी को इसने इन्फोर्स कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। और वहाँ पे जितना मैंने पढ़ा है, शायद जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको भी प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपने देखा होगा जब राजेश खन्ना की मृत्यु हुई थी, जो बॉलीवुड के बहुत सुपरस्टार थे, तो वहाँ पर भी एक महिला अचानक से निकल कर सामने आ कि नहीं, इनकी प्रॉपर्टी में मुझे भी हिस्सा चाहिए। और वजह क्या उसने कहा कि इनके अंत समय में मैंने भी इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की है। तो मैं इसके ऊपर आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। लिविंग रिलेशनशिप एक तरीके से क्या हो गया है कि विदाउट सप्तपदी सप्तपदी। हम मैरिज में हैं, जी। विद कंसेंट। क्योंकि हाँ, मैरिज का एक क्या है, कंसेंट होनी चाहिए साथ में रहने की। जी। मैं उसके फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पहले ही अपनी बात बता दूं। मैरिज क्या है कि दो एडल्ट पर्सन कंसेंट दे रहे हैं कि मुझे साथ में रहना है। हम्म। फिर हमारी हिंदू मान्यता आती है कि सप्तपदी होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। तो आपका विवाह होगा। जी। बस वो सप्तपदी नहीं है, अदरवाइज वो रह रहे हैं। हम्म। और इसको अगर आप देखेंगे कि डीवी में आई थिंक हाँ हाँ। इनको पूरा राइट दिया गया राइट दिया है गया है। कि वो मेंटेनेंस ले सकती हैं जी। एज ए वाइफ की तरह, क्योंकि वहाँ पार्टनर वर्ड यूज किया है, हम्म। वहां पे वाइफ ने यूज किया है जी। पार्टनर। पार्टनर लिविंग में भी कह सकते हैं और मैरिज वाले में भी कह सकते हैं, लाइफ पार्टनर। तो रजिस्ट्रेशन कराने से क्या हो जाएगा कि आप लीगली एक तरीके से हो जाएंगे, इसमें कोई भी बैकफुट पे नहीं जा सकता है। उत्तराखंड का मेरे हिसाब से यही वो प्रोस्पेक्टिव होगा कि एक तरीके से हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का एडजस्टमेंट होगा तो हम जी। मैरिज करेंगे, नहीं होता है तो अलग हो जाते अलग हैं। हो जाते हैं। अलग, और इसमें डाइवोर्स में बात मेंटेनेंस की हो रही है। बिल्कुल। डाइवोर्स का केस चलने में बहुत टाइम लग जाता है, कई। फिर मेंटेनेंस देना पड़ता है लंबा अमाउंट। लिविंग रिलेशनशिप में मेरा आज नहीं पटा, मैं अलग हो रही हूँ, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं देना होता है। तो मैम, लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस जैसा कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता है, आप ये कहना डावरी चाहते हैं? प्रोविजन एक्ट में है, और पार्टनर का एक वर्ड यूज किया गया है, पार्टनर वर्ड से उसमें लिविंग रिलेशनशिप वाले लोग काउंट होते हैं। जी।
उनको मिलेगा। अच्छा, डावरी प्रोविजन एक्ट जो है वो कंपनसेशन की बात करता है। ठीक है। जैसे डीवी एक्ट पढ़ेंगे तो वो मेंटेनेंस वर्ड नहीं है वहाँ। हम्म, अगर आप मुझे हिट कर रहे हैं या मेरे साथ कोई टॉर्चर कर रहे हैं जी तो वहाँ पे कंपनसेट वर्ड है, मेंटेनेंस वर्ड नहीं है, कंपनसेट। यही अदर से डिफरेंस करता है इसको। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन और हमारा रह गया है कि डॉटर के रिलेटेड क्या लॉ है, डॉटर से रिलेटेड। हम्म, तो डॉटर से रिलेटेड मेंटेनेंस में लॉ थोड़ा अलग है। फादर, अगर वो माइनर चाइल्ड है, चाहे जी वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको मेंटेन करने का पूरा राइट फादर का है, फादर का है। 144 बीएनएसएस में। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट में देखा जाए, जी वो बीएनएसएस से अलग है। वहाँ आई थिंक 18 या 19 में है ठीक है। कि डॉटर को मेंटेन करने का राइट फादर का है। हम्म, इसमें मैरिज की बात नहीं है, इसमें वो जब मेजर हो जा रही है, मान लीजिए वो 24 साल की भी हो गई जी और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो यहाँ फादर का पूरा ड्यूटी है कि वो उसको मेंटेन करे, मेंटेनेंस दे। वहाँ एज नहीं है, एज लिमिट। अच्छा। और बीएनएसएस में एज लिमिट है कि वो 18 साल होना चाहिए। और हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट में चाइल्ड, अगर फीमेल चाइल्ड है तो फादर की ये ड्यूटी है कि वो जब तक अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है शादी तक, वो उसको पूरा मेंटेनेंस दे। तो मेंटेनेंस अगर दे। किसी लेडी को मेंटेनेंस लेना है फादर से, जी। तो वो भी इसमें हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट में एज ऑफ मेजॉरिटी के बाद भी मेंटेनेंस ले सकती क्लेम है। कर सकती है। जी। तो शिप्रा मैम, जब इस चर्चा की शुरुआत हुई थी तो आपने सबसे पहले जो फोकस किया था वो किया था ऑन दी वर्ल्ड ऑफ वाइफ्स, जहाँ पर आपने ये कहा था कि सपोज कोई एक व्यक्ति है, उसने शादी की, फिर उसने तलाक दे दिया, और उसकी वाइफ ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, फिर हम्म। उसने दूसरी शादी की, फिर उसने तलाक दे दिया, उसकी दूसरी वाइफ ने भी कोई दूसरी शादी नहीं की। तो आमतौर पे जब हम वाइफ की परिभाषा को पढ़ते हैं तो वाइफ में यही कहा जाता है कि या तो उसकी शादी हो चुकी है, या तो शादी के बाद उसका तलाक हो चुका है, एंड स्टिल शी हैज़ नॉट रीमैरिड, अभी तक उसने दोबारा से शादी नहीं की है। तो एक तरफ तो मैम हम कहते हैं कि ये जो आपका सीआरपीसी हो या आपका बीएनएसएस हो, ये एक प्रकार का सेकुलर लॉ है, क्योंकि इसके अंदर आमतौर पे सभी धर्मों के लोगों को इनवाइट किया जाता है। लेकिन मैम जब सवाल मेंटेनेंस का आता है तो हमेशा हस्बैंड की तरफ ही पॉइंट आउट किया जाता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी हस्बैंड ने कभी अपनी वाइफ से एज ए मेंटेनेंस क्लेम किया हो? और अगर मान लीजिए कि चलिए ठीक है, हम ये मानते हैं कि एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी, ठीक है, पत्नी आईएएस ऑफिसर है या पत्नी का अच्छा खासा अर्निंग है, हस्बैंड की उतनी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है या वो बहुत ज़्यादा इंडिजेंट टाइप का है, तो क्या पति भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है क्या? हाँ रवि जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी और ये हस्बैंड को जिस तरीके से, एक डॉटर अगर एडल्ट हो गई है 18 ईयर्स से, तो उसको मेंटेनेंस का राइट हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन में है, उसी तरीके से अगर एक हस्बैंड है जो इनकैपेबल है जी मेंटेन करने में अपने आप को, या अर्निंग नहीं है, या मेंटल साउंड नहीं है, फिजिकली हैंडिकैप्ड जी है, तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस का राइट है। वो वहां पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से। अपनी वाइफ से एक क्लेम। ही जगह पर मेल को मेंटेनेंस का अधिकार है, वो जी हिंदू मैरिज एक्ट में है। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, आपने ये बात बताई, क्योंकि जब कभी भी हम मेंटेनेंस जैसे शब्द को पढ़ते हैं तो हमेशा यही रहता है कि चलिए ठीक है, ज़रूर वाइफ ने ही अपने हस्बैंड का मेंटेनेंस का केस फाइल किया होगा। बट मैम अगर आप ओवरऑल पूरे का पूरा इंटायर सीआरपीसी या बीएनएसएस या अदर लॉज को भी देखते हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई जिक्र है ही नहीं कि नहीं है। हस्बैंड के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मैम जब हम मेंटेनेंस के ओवरऑल फंक्शनिंग की बात करते हैं तो एक जो इसका लास्ट पार्ट है जो छूट रहा है, दैट इज कॉल्ड द इन्फोर्समेंट। क्योंकि अक्सर मैम पता चला कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया लेकिन वो ऑर्डर आपका इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान आपके बीएनएसएस में दिया गया है कि नहीं चलिए अगर कोर्ट का आदेश है तो यू नीड टू फॉलो दोज काइंड ऑफ आदेश, आपको उस आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो जैसे कि आपने शुरुआत में बताया तो उसके लिए बाकायदा दंड का प्रावधान भी है, तो वो क्या हम्म। है मैम? आई थिंक पहली बात तो ये है कि अगर वो अपने आप को बचा रहा है जी कि ये डिग्री मेरे पास ना आए, मैं इसको अपने आप को बचा रहा है, बिल्कुल। कोर्ट नहीं आ रहा है, तो एक पक्ष ही ऑर्डर कर देगा। एक्स पार्टी इसमें डिग्री जिसे एक्स कहते पार्टी हैं डिग्री जी। कर दी जाएगी। और इसमें 1 साल के अंदर ही, हम्म। एक बार आप इसको फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा रिकॉल सवाल मैम नहीं। इसमें बेसिकली ये था कि आम तौर पे जब कभी भी हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, लेट सपोज करिए कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि ठीक है मिस्टर एक्स, आपको इस डेट से या फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन से आपको मेंटेनेंस का अमाउंट देना है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आमतौर पे जब कोर्ट का ऑर्डर जाता है तो वो उस ऑर्डर को रिसीव करने से मना कर देते हैं, हम्म। ठीक है, या वो डाकिए को उन्होंने भगा दिया या डाकिए से कोई सेटिंग कर ली ताकि वो ये प्रिटेंड कर सके कि भैया हमें तो कोई ऐसा आदेश मिला ही नहीं, और जब आदेश ही नहीं मिला तो हम लागू करें तो करें किस चीज़ को।
तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल ये है कि जब कभी भी ऐसी चीज़ों के इन्फोर्समेंट में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए कोर्ट के पास क्या अल्टरनेटिव विकल्प है? क्योंकि देखिए मैम, जब हम किसी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं वो नहीं आता, हम उसको समन्स इशू करते हैं, फिर भी नहीं हाँ, आता है हम वारंट इशू कर देते हैं, फिर भी नहीं आता हम उसको पीओ डिक्लेयर करके उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। तो अगर कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया कि हाँ भाई आप इसको इतना पैसा दो, और हम देखते हैं क्या है मैम कि जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है वैसे ही वो व्यक्ति हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर देता है, और आपको पता है कि एक बार हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल हो गया तो कहीं ना कहीं जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो ऑर्डर होता है उसको एक प्रकार का स्टे मिल जाता है, रोक मिल जाती है। तो एक तरफ तो मैम वो व्यक्ति है जो अपने आप को ये ऑलरेडी प्रिटेंड या प्रोजेक्ट कर चुका है कि आई एम इंडिजेंट पर्सन, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ वॉट एवर ही और शी इज़। दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि अमूमन ऐसी चीज़ों को डिसाइड होने में कई बार सालों लग जाते हैं, मिनिमम 1 साल आपने बताया, लेकिन वो मैक्सिमम 2 साल 3 साल 4 साल कब चला जाएगा वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या कोर्ट के पास कोई ऐसा विकल्प है कि जितना डिले आपकी वजह से हो रहा है उसके ऊपर हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं या कोई ब्याज लगाएं, कुछ ऐसा है क्या? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि मैम आपको जितना मैंने देखा है तो वहाँ तो आमतौर पे जो अमाउंट डिसाइड होता है वो अमाउंट आपको पे करना रहता है, और हाँ, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप पे नहीं करते तो फिर उतने टाइम के लिए आपको सिविल इम्प्रिजनमेंट एक भी होती है, आपको जेल की सज़ा भी 1 होती है, मंथ के लिए, हाँ। होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैम यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे और है कि जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों में मैम जो आपके लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे भी आते हैं, तो ये जो बच्चे अपना मेंटेनेंस क्लेम करेंगे तो क्या ये जॉइंटली अपने फादर और मदर दोनों से करते हैं या सिर्फ अपने फादर से करते हैं? बच्चे अगर मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं तो बोथ पार्टी से कर सकते हैं बोथ पार्टी यहाँ से पे। कर जी। लेकिन अगर ये देखा जाए लेजिटिमेट चाइल्ड, तो वो फादर पहले, मेंटेनेंस का राइट तो बिल्कुल फादर का है। बिल्कुल बिल्कुल। इलेजिटिमेट चाइल्ड में मदर एक पहले आ अंतर है, जाती है। मदर पहले आती जी। हैं। मदर मेंटेनेंस पहले देंगी, अगर वो इनकेपेबल है तो फादर के ऊपर वो बर्डन जाएगा। यही डिफरेंस है लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड के मेंटेनेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैम अभी कुछ समय पहले की बात है, मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था कि बच्चे कभी भी नाजायज़ नहीं हो सकते। हाँ, अभी ही रिसेंट का है जी ये। बिल्कुल, बच्चे जी, नाजायज़ नहीं हो सकते हैं। अगर कोई नाजायज़ कोई चीज़ है तो वो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आप बच्चों को इलेजिटिमेट वर्ड से डिफरेंशिएट डिनोट या नहीं कर डिनोट सकते। नहीं कर सकते। ठीक वैसे जैसे पहले हम विकलांग बोल देते थे, लेकिन अब अब उनकी जगह दिव्यांग है। दिव्यांग वर्ड यूज़ किया जाता है। हाँ, तो जब मैम अब मैं आपसे एकदम अंतिम पड़ाव पे हम लोग चर्चा के दौर में चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक आइडियल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्या होना चाहिए? हालांकि आपने पहले बहुत ही खूबसूरती से इस बात का जिक्र किया है कि जो एक स्टैंडर्ड है, हस्बैंड जिस तरीके से अपनी वाइफ को रखता था या हस्बैंड खुद उस तरीके से रखता है उसी तरीके से वो अपनी वाइफ को रखेगा। लेकिन मैम पता चला कि हस्बैंड की जो अर्निंग है या उसकी जो सैलरी है वो है 50,000 या 30,000 रुपये, और पता चला वाइफ ने जो एप्लीकेशन फाइल की उसमें शी इज़ डिमांडिंग 20,000 फॉर हर सेल्फ, 10,000 उसने अपने बच्चों के लिए किया। लेकिन मैम वही दूसरी तरफ, क्योंकि आपने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया कि आप एक केस में हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस हस्बैंड के ऊपर भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता की जिम्मेदारी होती है, उसके भी मैरिड भाई बहन होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है एक हैंडसम अमाउंट को लेके वो टेक्निकली गलत है? देखिए, अगर मैं वुमेन के साइड पे हूँ जी तो मैं तो डिमांड ज़्यादा ही करूँगी ना। जी तो डिमांड ज़्यादा रखी जाती है, फिर कोर्ट उस पे देखता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रही जी। हूँ। कोर्ट उस पे देखता है कि इसमें कितना मेंटेनेंस देना देना चाहिए। चाहिए। क्योंकि जब भी आप डिमांड करते हैं प्रैक्टिकल में तो आप डिमांड ज़्यादा का करते हैं। बिल्कुल। उसमें कट करके कोर्ट जो है वो देखती है कि कितना, जैसे आप बोले 50,000 है, जी तो मैं 30,000 का डिमांड करूंगी, तब जाकर के मुझे मान लीजिए 15,000 मिलेगा। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे प्रैक्टिकलिटी में, तो ज्यादा का डिमांड नहीं करेंगे, तो आपको हो सकता है उतना ही अमाउंट उससे कट करके अमाउंट मिले। अच्छा। तो अगर आप कोर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डिमांड जो है वो ज्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और कोर्ट वो देखता है रीजनेबल, वो लगाता है कि जी कितना एक रीजनेबल इसमें मेंटेनेंस देना चाहिए। कट करके व्यक्ति के पास कितना आएगा, 1/3 तो मेंटेनेंस में जाता है। जाता एक है। अमाउंट आप देख लीजिए तो कहीं पर मैम भी 1/3। अगर वाइफ के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त कोर्ट अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस को डिसाइड करती है, क्या उस दौरान वो वाइफ के एजुकेशनल, उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, उसके वर्क एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है या नहीं? 100% कंसिडर किया जाता है।
लेकिन इसमें क्या एक लूप होल मिलता है प्रैक्टिकलिटी में, जैसे अगर चाइल्ड हो गया हम्म। तो मैं उस टाइम पे वर्क नहीं कर पा रही हूँ, जी। मेरा इतना एकेडमिक लॉस हुआ है, इतना मेरा वर्किंग लॉस हुआ है, और जो कि मेल को नहीं होता है। तो वो एक मेंटेनेंस का हम लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड। अगर मान लीजिए मेरी क्लाइंट आई, उसकी एक बेबी है हम्म। और वो वर्किंग इस समय है भी या नहीं भी है, जी। तो वो ये बोलती है कि मेरा ये जो टाइम पीरियड है मैं वर्किंग नहीं हूँ और अभी बेबी को ग्रो करना है, तो मैं वर्किंग नहीं रह पाऊंगी, भले ही मैं पीएचडी हूँ, हम्म। भले ही मैं आईटी सेक्टर में एक अच्छे पोस्ट पर हूँ, जी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मदर हूँ। तो वो जो एक टाइम होता है उस चीज को कंसीडर करके कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करती है। तो मैम जैसा कि आपने ये कहा, सब एक लूप होल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने मैम लूप होल का जिक्र किया, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने भी अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पे बांध के पूरा पूरा युद्ध लड़ा था। अगर आप देखी होंगी तो आजकल जितने भी आईटी फील्ड है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी मैम क्रंच जैसी चीज़ों को स्टैब्लिश किया जाता है ताकि बच्चे की प्रॉपर केयर हो सके, डे केयर, नाइट केयर, ओवरऑल केयर हो सके। और मैम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा है इसमें मैम, मैंने क्या चीज़ों को महसूस किया है कि जब कभी भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल होती है, हस्बैंड भी अपनी नौकरी छोड़ देता है, हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट उसको कहेगी आप अपना सैलरी स्लिप लगाइए, आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगाइए, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी नौकरी छोड़कर घर पे बैठ जाता है। और जो लड़की कल तक एक आईटी फील्ड में काम कर रही थी, होम ट्यूशन दे रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, अचानक से वो भी सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाती है। मैम मेरे पास खुद एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी वो जो महिला है वो पहले ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में वर्किंग थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसके वकील ने कहा कि नहीं, अगर आप वर्किंग होंगी तो आपको मेंटेनेंस शायद ना मिले, या मिले तो बहुत कम मिले, तो आप एक काम करिए, आप जॉब छोड़ के बैठ जाइए। तो पिछले 2-3 साल से वो जॉब छोड़कर बैठी हुई है और इस उम्मीद में कि हाँ भाई मुझे मेंटेनेंस मिलेगा। तो क्या मैम ये कहना सही नहीं होगा कि आज जो इस शब्द को एक यूज़ किया जाता है, इट्स अ टूल ऑफ हरासमेंट, कहीं ना कहीं ये शोषण के विरुद्ध कह लीजिए, या शोषण के फेवर में कह लीजिए, या शोषण के खिलाफ कह लीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो वर्ड है ना, इट्स अ सिंबल ऑफ हरासमेंट। अच्छा, इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी। लॉ में लूप होल्स का भी फायदा केवल सामर्थ्यवान को मिल रहा है। जी। जिनको मिलना चाहिए एक्चुअल में मेंटेनेंस, नहीं ये मिल रहा है उनको। उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा की कमी अभी भी उनके पास है। बिल्कुल। तो वहां पे नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि कम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा अगर वो रीमैरिज कर ले रही है, जी या फिर वो सरेंडर कर दे रही है। सरेंडर से एक केस आपको पता होगा, समंथा प्रभु का, जी। जी 200 करोड़ का वो अपना सरेंडर कर दी बिल्कुल कि बिल्कुल। मुझे मेंटेनेंस नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। मैं कैपेबल हूँ अपने आप को मेंटेन करने बिल्कुल। को। तो जब ये लेडी खुद डिसाइड कर लेगी कि मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मैं जी। पढ़ी लिखी हूँ, मेंटेन कर लूंगी, तो मैरिज जैसी संस्था भी बची रहेगी। क्योंकि आजकल लड़के डर रहे हैं शादी करने से कि मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल एक मैम। मेंटेनेंस देना भी ठीक है, एक ये जो हरासमेंट होता है, हरासमेंट कानूनी होता है, प्रक्रिया का जो हरासमेंट चल रहा है, वो ज़्यादा टफ हो जा रहा है। क्योंकि मैम देखिए, जब आप अतुल सुभाष जैसे केसेस को देखती है ना, तो कई बार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट नो। वास्तव में कई बार जानना बहुत असंभव होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग सत्य होता है। मैं अतुल सुभाष को एकदम मतलब डिनाई करती हूँ। उसके जो वो स्टेप लिया, वैसा स्टेप तो कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे एक लेडी का ही नहीं, पूरी फैमिली आपके पीछे होती है। और आप इस तरीके से एक स्टेप ले रहे हैं, आपकी फैमिली कहाँ जाएगी, आपको पहले तो ये सोचना चाहिए। सेकंड थिंग, मैं इसमें मीडिया को भी कह रही हूँ, इतना हाईलाइट कर दिया इस केस को, निगेटिव केस को, कि वो मतलब ये नहीं दिखाया गया कि जुडिशरी का सिस्टम थोड़ा सा स्लो है या क्या प्रक्रिया थी। उसके सुसाइड करने को हाईलाइट ना करके वो कानूनी प्रक्रिया पे बात किए होते कि कहाँ कहाँ मेंटेनेंस मिल सकता है, किस चीज़ से इससे बचा जा सकता है। तो मैं मीडिया को मानती। मीडिया प्रोवोक की है कि अगर आप इस तरीके के केस में फंस रहे हैं तो आप सुसाइडल अटेम्प्ट कर लें। तो वो मैं अतुल सुभाष के केस को एकदम से डिनाई कर रही हूँ कि भाई ये मत करो कोई लोग। बट मैम अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें इस केस के बारे में जानकारी मिली, अदरवाइज ये केस भी मैम एक आम केस की तरह बंद बस्तों में पड़ा रहता, या तारीख पे तारीख लगती, या डिसीजन जो भी होता। निगेटिव इम्पैक्ट है लेकिन उस केस का, नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो है मैम, क्योंकि लेकिन उसके बाद 2-3 केस और आए हैं जो जी, डाइवोर्स के केस चल रहे थे और बंदे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। तो वो केस ठीक तो है, लेकिन वो निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत ज्यादा डाल रहा है। हम लोग का एक लॉ स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि हम सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव चीज दें, पॉजिटिव चीज़ है। चाहे अपने डिस्कशन के थ्रू कि उनको पॉजिटिविटी मिले, चाहे अपने लॉज के थ्रू जो हमारे लॉ हैं उनसे भी पॉजिटिविटी दी जाए।
क्यों मैं टूल्स की बात कर रही हूँ कि हर जगह एक टूल है। टूल मीन्स एक पॉजिटिविटी, आप उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना देके पॉजिटिव चीजों को लेकर के चलें। निगेटिव चीज जल्दी इंसान ग्रैप्स करता है कि ये एक बचाव है, हम ये कर सकते हैं, जी तो इसको ना करें। और ये हमारे मेंटेनेंस के जितने लॉ हैं एक बार मैं आपको समराइज कर जी दूं। मैम, बताइए एक प्लीज़। बीएनएसएस में आपको मेंटेनेंस मिलेगा 144 से 147 में। हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट में आपको मेंटेनेंस का प्रोविजन मिलेगा। जी और हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, उसमें वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को मेंटेनेंस का है। जी एडॉप्शन में एक अंतर है कि अगर विडो डॉटर इन लॉ है जी और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उसकी फैमिली भी वैसी नहीं है और हस्बैंड के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कि नहीं वो है। अपने आप को मेंटेन कर पाए, तो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का पूरा मेंटेनेंस देने का राइट फादर इन लॉ को फादर है इन लॉ को हिंदू है जी। मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट में। एक्ट में जी। वहीं पर डॉटर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं कि अगर वो मेजर हो जा रही है तो भी उसको मेंटेनेंस का राइट है। जी जी। फिर उसके बाद सिटीजन एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में, उसमें कौन कौन आएंगे, मतलब आपके चाइल्ड हो गए, ग्रैंड चाइल्ड हो गए, वो सारे लोग आपको मेंटेनेंस देंगे। जी और इसमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स डॉट और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स सारे उसमें कवर होंगे। और इसमें कौन व्यक्ति आएगा, जो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो आएगा। अगर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं कोर्ट के कहने के बाद जी। भी, तो 3 महीने का पनिशमेंट और 5 या 10 हजार रुपए का जुर्माना है। जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है। फिर डावरी प्रोविजन एक्ट है ये हमारा, तो उसमें भी कंपनसेशन वर्ड है सेक्शन 20 में, जी कि जितना वो हार्म किया है उसको कंपनसेट किया जाता है। कंपनसेशन भी एक तरीके का मेंटेनेंस होता है, मेंटेन करना। ठीक है। फिर क्रिश्चियन लोग अगर डाइवोर्स ले रहे हैं इंडिया जी में, तो उनके लिए 1876 का आई थिंक इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, वो अप्लाई करता है। लाइफ टाइम ऑफ वाइफ और रीमैरिज अगर वो कर रीमैरिज। रही है तो। इंडियन पारसी एक्ट है, एक पारसी वगैरह के लिए भी एक एक्ट है। अच्छा। तो वो उनमें भी वही है कि वो जब तक अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तब तक के लिए आपको देना है। और मुस्लिम लॉ में इद्दत पीरियड तक का मेंटेनेंस है, लेकिन अगर वो पहले से डिसाइड कर ले रहे हैं कि हमको मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए, एक अमाउंट पहले वो इद्दत में डिसाइड कर लेते हैं, तो जी। उतना अमाउंट दिया जाता है। तो शिप्रा मैम, जैसे अभी आपने बैठे बैठे तकरीबन 8 से 10 एक्ट का जिक्र किया है, तो एक जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा एक्ट के अंदर अपनी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को मूव ऑन करे, या एक से ज़्यादा कोर्ट में करते हैं, करते एक से हैं? ज्यादा मेंटेनेंस का क्लेम करते हैं। जैसे जब भी आप देखेंगे सीआरपीसी, आज बीएनएसएस हो गया, जी 144 फाइल हुई, तुरंत वो कुछ दिन बाद डीवी फाइल कर दी जाती है, हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कर दिया जाता है। और आपका हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू भी एक फाइल होती है। तो दो एक्ट तो साथ में चलता ही है, अच्छा। बीएनएसएस और डीवी एक्ट तो दोनों मैम, का। जब कोर्ट उस अमाउंट को डिसाइड करती है, तो क्या वो इन चीज़ों को ध्यान में रखती है कि नहीं, इसके इस सेम कॉज ऑफ एक्शन पर दो केसेस साइमल्टेनियसली अलग अलग कोर्टों में चल रहे हैं? जिसमें सबसे ज्यादा मेंटेनेंस दिया गया है जी। वही मेंटेनेंस इसमें दिया जाएगा। वही दिया जाएगा। एक अमाउंट जिसमें, जैसे मान लीजिए किसी में हमको 25 लाख रुपए दिए गए हैं, तो वही अमाउंट दिया जाएगा, वही अमाउंट दिया जाएगा। टोटल अमाउंट। जो हाँ, कम वाला होगा उसको लेकिन हम हटा देंगे। फाइल करेंगे 2-3 जगह कर दो सकते तीन हैं। जगह कर सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी ये है कि हम एक साथ 2-3 एक्ट में फाइल कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मेंटेनेंस दिया जाएगा तो जिसमें अमाउंट ज्यादा है वो मेंटेनेंस का अमाउंट हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैम ये बताइए कि जब हम पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं, तो पैराग्राफ में हम इस बात का जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं कि नहीं, इस केस में तो हम इस कोर्ट में तो हम इस केस को लेकर आए हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और केस इस कोर्ट में फाइल किया है और वहाँ पर हमने इस चीज़ की डिमांड की है। क्या करते उसका हैं, जिक्र हम करते हैं अपने एफिडेविट वाले पार्ट में? करते हैं, करते करते हैं हैं। कि इसके हम एक और ये इस तरीके का डीबी फाइल कर रखे हैं, ओके। करते हैं। जी जी। तो थैंक यू सो मच शिप्रा मैम, आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम जब हम मेंटेनेंस जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है, मैंने भी मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, और जो लोग हमारी बात को सुनेंगे उन्होंने भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, लेकिन मैम पढ़ने से कई बार चीज़ें एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए मैम विधि शास्त्र में डिसाइड किया था कि हम इसको एक चर्चा के रूप में शामिल करेंगे, क्योंकि मैम जो कन्वर्सेशन होता है ना, उसमें कई बार बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को भी मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डाउट हैं, या आप उसको मिसकंसेप्ट कहें, वो भी क्लियर होते हैं। तो मैम इस उम्मीद के साथ कि बहुत ही जल्द आपके साथ फिर से बड़ी मुलाकात होगी एक अलग चर्चा के दौर में। थैंक एंड यू रवि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जी, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो लॉ से रिलेटेड है उनको तो फायदा मिलेगा ही, बिल्कुल जो लॉ से रिलेटेड नहीं है वो भी इसको देखें और अपने कानून के बारे में जाने कि कहाँ कहाँ उनको मेंटेनेंस का
प्रावधान है, कहाँ वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपना बचाव भी कर सकते बचाव कर हैं। सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग इसको देखिए और समझिए, कानून को जानें आप। सभी कानून को नागरिक को जानें। अपने कानून का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन कुल करके। मिला के आप थैंक ये यू। कहना चाहते हैं कि कानून को जानिए, इसलिए नहीं कि आपको मेंटेनेंस देना पड़े, बल्कि इसलिए ताकि आप अपना बचाव कर सकें। बचाव कर सके। बचाव कर सकें। एज ए आप उसको बचाव ढाल की तरह यूज करें कि आप अपने आप को बचाव करें। कभी भी कानून को तलवार की तरह ना यूज किया जाए जी जी। कि दूसरों को हार्म किया जाए। हाँ ढाल की जी। तरह यूज करें कि अपने आप का बचाव करें। तो मेरा यही मानना है कि ढाल की तरह अपने आप को लेकर के चलते रहें। अच्छा लगा डिस्कशन करके। बिल्कुल मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आपके साथ एक बार फिर से चर्चा ग्रुप में मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक को लेकर ज़रूर हम लोग